जर्मन A2 को मास्टर करना है ना, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। ये वीडियो 100% आपके लिए है। और जो मिस्टेक्स मैं आगे बताने वाला हूँ ना, ये तो भूल के भी ना करना, ठीक। क्योंकि A2 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है हमारी पूरी लैंग्वेज जर्नी का। हमारी एक तरह की बेस समझा जाता है। जो इसको अच्छे से कर लेता है वो A2 पर B1 भी क्लियर कर सकता है, और जो ये मिस्टेक्स करता है वो A2 लेवल अचीव करने के बाद भी A2 लेवल का नहीं होता। क्योंकि उसके पास ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिससे वो A2 तो क्लियर कर लेता है, लेकिन वो मिस्टेक उसको आगे बढ़ने नहीं देती। वो मिस्टेक उसको हर लेवल पर तंग करती हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो B2 कोर्स करने के बाद भी B1 गोथी नहीं क्लियर कर पाते, और कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो A2 का कोर्स पढ़ के B1 गोथी का पेपर दे के उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट नहीं कहता कि मैं आलम फाजल हूँ, बिल्कुल अपने आप को इतना टॉप क्लास नहीं समझता। मैं अभी भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत सी गलतियाँ करता हूँ। मैं अभी भी मेरे लेवल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे से अच्छे हैं, बेहतर हैं, ठीक। लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि मेरे जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं ना, कि पाकिस्तान में सीखना, जर्मनी में आगे सीखना, ऑफलाइन सीखना, ऑनलाइन सीखना, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में सीखना, फिजिकल क्लासेस लेना, लाइक सारे एक्सपीरियंसेस को मिला के जो दिमाग में भरमार मारेंगे ना नॉलेज की, वो किसी ना किसी तरह आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आप A2 लेवल पर हैं। जब मैं था मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था। A2 की कोई स्पेसिफिक वीडियो भी ऐसी नहीं थी कि जिस स्पेसिफिकली A2 पर हो। तो इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक हेल्पफुल होने वाली है। और ये A2 एक लैंग्वेज की बेस है, तो बेस बनने वाली है। तो पहले तो मेरी जो जर्नी है ना A2 की, वो सुन लें ताकि आपको एक लाइक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो कि कैसे लाइक जाता है ये A2 का रूट हमारा, ठीक है। तो मेरी A2 की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं A2 पर बिल्कुल क्लियर था कि मुझे ना A2 पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी है, क्योंकि मैंने A1 में बुक्स नहीं फॉलो की थी, मेरे पास इतना वोकैबुलरी नहीं थी। तो मुझे A1 की भी मेहनत A2 के अंदर करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा ना। तो मतलब A2 मुझे मेरा बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से एक स्ट्रैटेजी के तहत होने वाला था। ये मुझे पहले ही पता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तो इसलिए ना मैंने A2 के पहले दिन ही प्लान कर लिया किस तरीके से लेके चलना है। कि मैंने कोर्स लिया एक जो LGL का जो सबसे सस्ता उस टाइम मिल रहा था, तो वो कोर्स मैंने लिया ऑनलाइन। तो वो कोर्स से मैं मतलब चलता था, मेरा डेली 1 घंटे की क्लास, 45 मिनट की क्लास होती थी। तो वो कोर्स एक साइड पे चल ही रहा था। वो चलने के साथ साथ मैं अपने तौर पर मेहनत करता था। फॉर एग्जांपल मैंने प्लान बनाया था वोकैबुलरी कैसे करनी है, कि जो वोकैबुलरी के ना हमारी नेटवर्क के 12 चैप्टर थे। मैंने सोचा था कि 12 चैप्टर मैंने 30 दिन के अंदर किसी ना किसी तरीके से करने ही करने हैं। मतलब एक पैरेलली मैं लेक्चर्स ले रहा था, वो वोकैबुलरी साथ साथ हो रही थी, वो अलग चीज़ है। उसके साथ साथ वोकैबुलरी की मेरी जो लेक्चर्स थे वो अलग चल रहे थे। इसी तरह की जो मेरी ग्रामेटिक तो जो मैं पढ़ रहा था स्कूल में ना, जो मेरे लैंग्वेज स्कूल था ना, उस पर पढ़ा था। लेकिन वही ग्रामेटिक मुझे वहाँ इतनी अच्छी समझ नहीं आती थी, इसलिए मैं वो ग्रामेटिक जो स्पेसिफिक उस दिन का टॉपिक होता था ना, उस ग्रामेटिक टॉपिक के समझने के लिए ना, तब तक मैं वीडियोज़ देखता रहता था, डिफरेंट लोगों की वीडियोज़ देखता रहता था, जब तक मुझे वो जो है ना ग्रामेटिक टॉपिक समझ ना आ जाए। तो लाइक इस तरह मेरा ये चलता था। तो इसी तरह मतलब चलता गया। पहले 30 दिन के अंदर मेरी वोकैबुलरी हो गई, तकरीबन 8-9 चैप्टर्स की वोकैबुलरी हो गई थी मेरी। और इसी तरह मतलब ग्रामेटिक भी काफ़ी हद तक हो गई थी। और ये सारा कुछ मतलब लाइक ना मेरा मुझे लगने लग गया था कि मैं वाकई में A1 भी कवर कर लिया और A2 भी मैं बाकियों से अच्छा कर रहा हूँ। और अगर तो बात की जाए ना बुक्स कौन सी फॉलो मैं करता था, तो बुक्स 3 बुक्स फॉलो होती थी। मतलब नेट्सवर्क का सेट होता है, उसमें एक अर्बाइट्स बुक होती है, एक कोर्स बुक होती है, एक ग्लोसार बुक होती है, ठीक है। जो ग्लोसार बुक होती है इसमें सिर्फ वोकैबुलरी सारी दी गई होती है, जो हमारी वो दूसरी दोनों बुक्स के अंदर यूज़ होती है, सारी वोकैबुलरी होती है, वो याद करने आप दोनों बुक्स आपके लिए आसान हो जाएंगी। उसके बाद एक कोर्स बुक होती है जो आपको जो लेक्चर्स के दौरान होते थे ना, मुझे जो लेक्चर के दौरान वो पढ़ाई जाती थी, वो ठीक है, एज अ लेक्चर के तौर पर वो पढ़ाई जाती थी, वो कोर्स बुक होती है। उसके बाद एक अर्बाइट्स बुक होती है, जो हम कोर्स बुक में पढ़ते हैं ना, टॉपिक्स वगैरह, ग्रामेटिक हो गए, ये सारा कुछ हो गया, वोकैबुलरी हो गई। तो उन सबको मिक्स करके ना प्रैक्टिस के लिए हमारी अर्बाइट्स बुक होती थी, ठीक है, नेट्सवर्क अर्बाइट्स बुक। तो उस पर प्रैक्टिस होती थी। तो ये 3 बुक्स फॉलो करता था मैं A2 में। इसी तरह B1 में भी इसी B1 का 3 सेट होता था, 3 बुक्स का सेट होता था B1 नेट्सवर्क बुक की। तो वो B1 में इस तरह यूज़ करता था मैं। इसी तरह मैं जो B2 था, तो B2 में एस्पेक्ट नोए की बुक होती थी, ठीक है, एस्पेक्ट इस तरह कोई एस्पेक्ट की कोई बुक थी, ठीक है, B2 की। तो उनका 3 का सेट होता था, वो मैं बुक फॉलो करता था। तो इस तरह ये वाली बुक्स मेरी फॉलो होती थी। तो इनसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इनके बगैर आपका पेपर क्लियर करना मुश्किल होता है। तो इसी सेम पैटर्न के साथ आप भी बुक्स फॉलो करके अपनी लाइक ये वाली बुक्स ही फॉलो करके आप अपनी लाइक लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा A1 कमज़ोर था, A2 पर मैं हर चीज़ में मेरा मेजर फोकस रहने वाला था। तो मैं A2 की वोकैबुलरी पर भी मेरा बहुत अच्छा फोकस रहने वाला था। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि मैंने अपनी 12 चैप्टर्स की A1 की नेट्सवर्क की बुक की ना, जो 12 चैप्टर थे ना, तो उसी की वोकैबुलरी मैंने करनी थी A2 पर। तो उसको मैंने 30 दिन पर डिवाइड कर लिया था, कि मतलब 30 दिन पर डिवाइड कर लिया था 12 चैप्टर से। मतलब हर एक चैप्टर को मैं 2 दिन दूंगा वोकैबुलरी के ना। फॉर एग्जांपल Day 1 है मेरा, तो Day 1 पर मैं एक चैप्टर की वोकैबुलरी लिखूंगा और उसको रिवाइज़ करूँगा, ठीक है, मतलब मोटा मोटा याद कर लूँगा। मतलब मैं थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में उसका आइडिया हो जाए, थोड़ी थोड़ी रिवाइज़ हो जाए, थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है। उसी वोकैबुलरी को Day 1 की वोकैबुलरी को जो लिखी होगी उसको मैं
अगले दिन रिवाइज़ करूँगा और अच्छे से याद करूँगा। तो इस तरह मेरा 1-2 दिन के अंदर मेरा एक वोकैबुलरी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। इसी तरह डे 3 पर सेकंड चैप्टर आएगा मेरा, सेकंड चैप्टर की वोकैबुलरी लिखूँगा मैं और उसको लिखने के साथ साथ थोड़ा सा याद करूँगा और अगले डे 4 पर मैं उसको अच्छे से याद करके रिवाइज़ करूँगा और लाइक इस तरह मेरा चलेगा। मतलब 2 दिन में एक वोकैबुलरी का चैप्टर, मतलब 12-12 24 दिन में आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी, ठीक है। और बीच में 2 दिन की या 1 दिन की आप छुट्टी डाल लें तो टोटल 30 दिन में आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट हो सकती है। इस तरह मैंने इस तरह की थी, तो आप भी यही फॉलो कर सकते हैं। और जो वोकैबुलरी उसको लिखने का भी एक फ़न होता है, वो भी एक लाइक आर्ट होती है, किस तरह लिखी जाए कि दिमाग में हमारे सेट बैठे कि देयर दी दास आर्टिकल एडजेक्टिव उसकी पास वगैरह फॉर्म हमारे दिमाग में मतलब सारी इकट्ठी कंबाइन ना हो, मतलब सारा हमारे सेपरेट सेव हो हमारे दिमाग में, उसका लिखने का भी एक फ़न होता है। तो मैं भी वही फॉलो करता था, इसलिए मेरा देयर दी दस की या फिर उसकी पास फॉर्म की कन्फ्यूजन नहीं रहती थी मेरी ना। तो आप भी वही लिखने का स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। और वो स्टाइल क्या था वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। जो मेरा तरीका था ना वो बहुत लाइक आप कह सकते हैं किसी के लिए कि फजूल भी हो सकता है क्योंकि टाइम वेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा, जो जिस तरीके से मैं याद करता था किसी के लिए बहुत इफेक्टिव भी हो सकता है, मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था। जो सीधी सी बात है, पहले बता चुका हूँ कि 12 चैप्टर की मैं वोकैबुलरी लिख के फिर याद किया मैंने। तो वो लिखने की वजह क्या थी कि मैं जो ग्लोसरी की चैप्टर होता है ना, ग्लोसारी बुक के जो वोकैबुलरी दी होती थी हर चैप्टर, तो हर चैप्टर की वोकैबुलरी उठाता था मैं। तो उसमें ना सारी वोकैबुलरी मिक्स दी होती है, जैसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, देयर दी दस जो होते हैं सारे आर्टिकल्स वाले होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं ना, जो सारे वो मिक्स दी होती हैं वोकैबुलरी। तो जब बंदा हम याद करते हैं ना वहाँ से डायरेक्टली याद करें अगर हम वहाँ से, तो जब हम हमारा किसी पेपर में याद करना हो या वो वर्ड याद करने की जब हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम हमारे दिमाग में ना कौन बनेगा करोड़पति चलने लग जाता है कि देयर दी दास क्या आएगा इसके साथ 7 करोड़, ठीक है। लाइक इस तरह का हमारे दिमाग में चलने लग जाता था। तो उसी सोल्यूशन के लिए ना मेरे आर्टिकल के लिए मैं हर चीज़ अलग लिखी थी मैंने। देयर वाले की लाइन अलग लगा ली थी मैंने हर चैप्टर की, और 10 वाले की लाइन अलग होती थी मेरी, और दी वाले की लाइन अलग होती थी मेरी। लाइक इन सबको सेपरेटली लिख लेता था मैं, और वर्ब्स जो होते थे ना मेरे वर्ब्स को सेपरेटली लिख लेता था मैं, और जो एडजेक्टिव्स होते थे उनको सेपरेटली लिख लेता था मैं। तो इस तरह ना मैं जैसे ही वो सेपरेट लिखे होते थे ना उसी तरह सेपरेट लिखे हुए याद करता था मैं। और तो इसी तरह ना लाइक मेरे सेपरेट ही मेरे दिमाग में रहते थे वो। जब मैं कोई चीज़ किसी जगह पेस्ट करनी होती थी, किसी जगह ज़रूरत पड़ती थी, तो मेरे दिमाग में इस तरह आता था कि ये कौन सी लाइन में था, हाँ ये देयर की लाइन में था, ये इसका आर्टिकल देयर होगा था। तो इस तरह लाइक आर्टिकल्स मेरे याद हुए थे। तो ये तरीका आप भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए इफेक्टिव होगा, लेकिन मेरे लिए इफेक्टिव था। मैं भी आप ट्राई करके देख लें आपके लिए भी इफेक्टिव हो। और इसी राइटिंग की जो लिखने की स्टाइल होता था, इसको एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए ना मैंने, ताकि मुझे जब C1 पर वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़े ना, ये जो वर्ड्स होते हैं इनकी जो लाइक अपग्रेडेड फॉर्म होती है उनकी ज़रूरत पड़े, ताकि मुझे यही नोट्स में उठा के वहाँ यूज़ कर सकूँ, न्यू में दोबारा से ना बनाने पड़े। उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो वर्ब्स होते थे ना मेरे पास, तो वो वर्ब्स की मैं पास्ट फॉर्म भी लिखता था, साथ में उसकी जो होती थी पार्टिसिपल स्वाई फॉर्म होती थी वो भी लिखता था, उसके साथ में उसकी जो मीनिंग होता था वो भी लिखता था। चाइल्ड लाइन बना लेता था मैं, तो इसमें एक में वो इन्फिनिटिव फॉर्म, एक में पास्ट फॉर्म, एक में उसकी जो होती थी पार्टिसिपल स्वाई फॉर्म, एक में होती थी मीनिंग होता था की लाइन होती थी। इस तरह सारी बना लेता था। और सारी मैंने हर एक की लिखी नहीं है, लेकिन मैं जगह छोड़ दी थी ताकि इन फ्यूचर जब मुझे ज़रूरत पड़े तब मैं वहीं फ़र्दर लिख लूँ। इस तरह जो वर्ब्स होते थे, इसी तरह जो वर्ब्स होते थे, इस तरह जो हमारे पास नाउन्स होते थे उसकी भी मैं जगह छोड़ लेता था, और उसके साथ प्लूरल वगैरह होते थे वो लिख लेता था मैं। इसी तरह एडजेक्टिव्स होते थे उनकी भी जो फॉर्म्स होती थी वो भी मैं जगह छोड़ लेता था। और अभी मेरे सामने से लोग उतर के जा रहे हैं और मैं बेशरम बन के वीडियो शूट कर रहा हूँ। रोड के दरमियान में मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ साइकिलें गुजर रही हैं। तो लाइक इसको कहते हैं पब्लिक फियर ख़त्म होना और पब्लिक में शूटिंग करना, और ये मेरे अंदर बेशर्मी के बाद आया है। और वो सामने मेरा घर है, उसके पीछे ये प्लेग्राउंड बना हुआ है, बास्केटबॉल सब कुछ चलता है यहाँ पर। और काफ़ी फैमिलीज़ आकर बैठी हैं, रशियन फैमिलीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं और वियतनामीज़ ज़्यादा हैं, जर्मन कम ही नज़र आते हैं इस इलाके में। इनकी जर्मन हमारे से बुरी होती है तो हम उनके साथ कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, हम बातचीत कर पाते हैं, इसलिए हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही है। जर्मन तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे जो नहीं होती चुड़ैलें लड़ रही हों, बिल्लियाँ लड़ रही हों, उस तरह बोलते हैं। वो ऊपर से जाती है अभी भी। और जो लड़कियाँ बोलती हैं ना, जो बूढ़े बोलते हैं, वो समझ आ जाती है क्योंकि वो ज़रा स्लो बोलते हैं। लड़कों की एक तो आवाज़ भारी होती है, मतलब हाउस करके बोलते हैं, और लाइक उसी एक्सेंट में ही वो लाइक वर्ड्स खा जाते हैं, तो इस वजह से थोड़े तेज़ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के जब आवाज़ आती है ना, इसलिए वो ज़रा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मतलब जितनी ज़रूरत होती है वो समझ आ ही जाती है।